सीनियर डेवलपर यूज इफेक्ट का यूज़ बहुत कम करते हैं, बट क्यों? क्योंकि हमें पता है एपीआई से डाटा लेने के बाद अपडेट करने के लिए बहुत यूजफुल होता है। फिर भी वो सीनियर डेवलपर से मना क्यों करते हैं? इसको ऐसे समझो, ये मान लो आपकी ई कॉम की साइट है। यहाँ पर अब यूज़र अगर कुछ इनपुट फील्ड में, जो कि सबसे पहले नवबार में होता है, हमारा ई कॉमर्स की साइट में मोस्टली इनपुट फील्ड आपको दिखेगा नवबार में। यूज़र अगर एंटर करता है एम, तो हमें कुछ ऑटोमेटिक सजेशन दिखाई देते हैं यहाँ पर कार्ट के अंदर। ठीक है। यूज़र करता है ई, यूज़र करता है एन, तो हमें मैन के सजेशन दिखते हैं। ठीक है। अब अगर यूज़र करता है वो एम, तो हमें वुमेन के सजेशन दिखते हैं। पूरा लिख देगा तो हमें पूरे वुमेन के सजेशन दिखेंगे। ठीक है। सेम ऐसे ही यूजर चाइल्ड करेगा, चाहे यूजर टॉय पे क्लिक करेगा, चाहे किचन पे क्लिक करेगा, अकॉर्डिंग यूजर इनपुट दैट टाइम हमें रिजल्ट दिखता है उसके इनपुट के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब यहाँ पर सेम चीज देखो, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका बॉक्स दे रखा है, नैप बार है, हीरो सेक्शन है, कार्ड्स है, कार्ड के अंदर आइटम है। अब यहाँ पर होगा क्या? जनरली कुछ ऐसा ही होता है हमारे इको साइट में। यहाँ पर यूजर में यूजर देगा इनपुट, नैप बार के अंदर इनपुट होता है। ठीक है। जिसपे लगा होता है ऑन चेज लिसनर, यहाँ इनपुट है, यहाँ लगा है ऑन चेज लिसनर। तो यूजर यहाँ पर कोई टेक्स्ट एंटर करता है। ठीक है। टेक्स्ट में अगर वो कुछ भी एंटर करता है, लेट सपोज यूजर ने एंटर कर दिया एम, तो पहला क्या होगा, एम जाएगा हमारे एक्सोस में, एक्सोस जाएगा सर्वर पे, सर्वर डाटाबेस चेक करेगा, फाइंड वन करके फाइंड ऑल करके एम की क्वारी फाइंड करेगा। अगर उसको आइटम मिल जाएंगे तो आइटम लेगा, आइटम से वो वापस वो फ्रंट एंड भेज देगा, फ्रंट एंड में एक्सोस के पास जाएगा डाटा रिटर्न होके, और सेट डाटा में वहां पर वो जाएगा, जो कि हमारा यूज स्टेट होता है। ये सेट डाटा होता है हमारा यूज स्टेट। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, कंफ्यूजन कोई ना हो। ये होता है हमारा यूज स्टेट। ठीक है। यूज स्टेट में आएगा, यूज स्टेट में सेट डाटा हमारा यूज स्टेट होता है। एक्सोस से हमें डाटा रिटर्न मिल जाएगा, सेट डाटा मिल जाएगा। जैसे ही सेट डाटा डाटा आ जाएगा, कंपोनेंट फिर से रेंडर होगा और यहाँ पर हमारे आइटम्स हो जाएंगे। ठीक है। मतलब ये तब हुआ जब इनपुट में हमारा एम एंटर हुआ। अगर मान लो एम के बाद ई एंटर हुआ, तो सेम क्वेरी चलेगी। फिर एन होगा, फिर सेम चलेगा। फिर अगर इसको अगर रिमूव कर दिया तो वो एम करो सेम चलेगा। तो मतलब हर इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, हमारा डाटा पे डिपेंड कर रहा है इनपुट, इनपुट पे डाटा डिपेंड कर रहा है। मतलब हर इनपुट पे हमारे डाटाबेस से डाटा आ रहा है, सर्वर चल रहा है। ठीक है। आप कई लोग हो गए, इसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। कैसे? यहां पर आप यूज कर लो ये टेक्निक, जिसको हम बोलते हैं डी बाउंस। चलो, ये मान लिया कि यहाँ पर हम डी बाउंस का यूज किया जाता है, पर रियल में डी बाउंस क्या है? डी बाउंस तब तक रन नहीं होगा जब तक उसे छेड़ा ना जाए। ठीक है। मतलब अगर आपने इसको 1 सेकंड का में टाइमर सेट कर दिया है, तो ये 1 सेकंड के बाद ही रन होता है। ठीक है। मान लो, चलो आपके केस में हमने ये ऑप्टिमाइज कर लिया कि यूजर एम एंटर करता है तो डाटा फैच नहीं होगा, क्योंकि यूजर ने 1 सेकंड में क्लियर नहीं हुआ है। ई एंटर करा, नहीं होगा। एम एंटर करा, नहीं होगा। ठीक है। तो मतलब जब एम मैन कंप्लीट हो जाएगा, यूजर ने इनपुट देना बंद कर दिया, 1 सेकंड हो गया, तब डीबाउंस हमारा चलेगा, तब हमारा डाटा फैच हो जाएगा। चलो, मान लिया। तो ये तो हो गया हमारा पहला केस। ठीक है। अब इससे काफी हद तक हमारी जो साइट है वो फास्ट इंप्रूव हो जाएगी, और डाटा में यूज इफेक्ट का लोड काफी कम हो जाएगा। बट अगर सपोज करो, कुछ सिचुएशन कुछ ऐसी हो, इसको कुछ ऐसा कर दूं मैं। सपोज करो यूजर ने इनपुट दिया मैन। ठीक है। हर लेटर पे एपीआई कॉल नहीं होगी, हम डीबाउंस का यूज करें। यूजर ने इनपुट किया मैन। ठीक है। सर्वर पे चला, सर्वर ने डाटा दे दिया, मैन से डाटा। ठीक है। अगेन, अगेन, अरे अगेन। हाँ। अब यहाँ पर क्या होगा, सेकंड केस आया, सेकंड में यूजर ने इनपुट करा वुमेन, वुमेन। ठीक है। सर्वर चला, वुमेन्स का डाटा आ गया। ठीक है। अब केस मान लिया हमने, मान लिया 3। अब देखना मैं क्या करने वाला हूँ, आपका जो सोल्यूशन है यू डी बाउंस का, वो खत्म हो जाएगा। यूजर ने एंटर कर दिया चाइल्ड। ठीक है। यूजर ने एंटर कर दिया, यूजर को मिल गया चाइल्ड का डाटा। अब क्या होगा यहाँ पर, अगर यूजर फिर से मैन का डाटा लेता है, तो मैन का डाटा लेता है तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम यहाँ पर लिख दिया मैंने मैन। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, पहले केस में क्या हुआ था, हमारा साइड इनपुट मैन का डाटा आया था, तो यहाँ पर हमारा स्टेट में क्या गया था, हमारा जो यूज स्टेट है उसके अंदर गया था मैन का डाटा। ठीक है। सेम केस,
इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। ये ठीक है, ऐसे ही ठीक है। ठीक है, सेम इस केस में भी वही हुआ था हमारा। यहाँ पर गया था हमारा वुमेन। ठीक है, सेम इस केस में भी हमारा हुआ था। यहाँ पर गया था हमारा चाइल्ड का डाटा। ठीक है, अब मान लो यूजर ने मैन पे गया, वुमेन पे गया, चाइल्ड पे गया। ठीक है, अगर यूजर फिर से इन सबके डाटा सर्च करने के बाद अगर वो फिर से मैन पे आता है तो क्या होगा? तो फिर से मैन का डाटा यूज स्टेट में जाएगा। जाएगा मतलब आप एक चीज नोटिस करो, मैन का डाटा आया, वुमेन का डाटा आया, चल गया, यूजर ने फिर से मैन कॉल कर दिया। अब ऐसी सिचुएशन तो ऐसी है नहीं कि हमने कहीं से पहले मैन का डाटा अपनी किसी फाइल में स्टोर कर रखा होगा कि यूजर अगर हमें पता होगा कि यूजर मैन डाटा सर्च दोबारा करेगा तो वहीं से डाटा उठा लेंगे ताकि हमें सर्वर पे ये प्रोसेस दोबारा करना ना पड़े। ऐसे कोई हमें सिचुएशन तो हमने फेस करी नहीं है, ना ही हमने ऐसा कोई लिखा था। तो यहीं पर डेवलपर फंस जाते हैं। मतलब हमें ऐसा करना ही क्यों पड़ रहा है? अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हमें मिल जाए कि अगर यूजर मैन एंटर करता है उसका डाटा कहीं स्टोर हो जाए, वुमेन एंटर करता है इसका डाटा स्टोर हो जाए, चाइल्ड करे तो स्टोर हो जाए, अगर मैन का डाटा हमें दोबारा यूजर ने फाइंड करा तो डाटाबेस पे जा ही ना, एक्सोस कोली ना हो, एक्सप्रेस कोली ना हो, डाटा हमने जहाँ पहले स्टोर किया होगा वहीं से मिल जाए। इसी केस की वजह से डेवलपर यूज रेट को अवॉइड करते हैं। क्योंकि हर बार क्या होता है, जैसे ही आप मैन एंटर करते हो, वुमेन एंटर करते हो, चाइल्ड एंटर करते हो, मैन एंटर करते हो, हर इनपुट फील्ड चेंज होने की वजह से यूजर इफेक्ट बार बार कॉल होता है और बार बार रीड एंटर होता है, जबकि कई बार यूजर की क्वेरी सेम होती है। तो इसी वजह से यूज इफेक्ट को अवॉइड किया जाता है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन मार्केट में बहुत सारे सोल्यूशन हैं, लेकिन जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ उस सोल्यूशन को, उसको मैं बोलता हूँ, उसको मैं क्या, आप भी बोलोगे, यूज क्वेरी। ये हम इसका यूज करके हम अपनी काफी हद तक ऐसे ऐसे डुप्लीकेट इनपुट को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, पर ये यूज केस तब होता है जब आपने डीबाउंस यूज किया हो। कंडीशन आपकी ठीक है। अब हम इसको दो तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। पहला कि हमें हर बार एम ई एन इसके लिए डाटाबेस को डिस्टर्ब नहीं करना है। हमें केवल यूजर के इनपुट का वेट करना है जब तक वो स्टॉप करे, तब हमें उसी पे कॉल करना है, मतलब डीबाउंस का यूज करेंगे। और उसके बाद यूजर को जब सेम डाटा चाहिए होता है उसके लिए हम इस क्वारी का यूज करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। तो अब हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल कि हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे आपको आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डी बाउंस का कॉन्सेप्ट, क्योंकि डी बाउंस का हम यूज करेंगे इसके अंदर। हम खुद से हम जो कि इंटरव्यू में पूछा भी जाता है, इसके साथ साथ हमारे क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। कस्टम हुक कैसे बनाए? ठीक है, हम कस्टम हुक बनाना सीखेंगे यूजिंग डी बाउंस का, इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको जावास्क्रिप्ट में डी बाउंस करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेमोराइज करना, आपको मेमोरी रिपीट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद डी बाउंस का कॉन्टेक्ट समझ में आएगा, फिर हम यूज क्वेरी के थ्रू अपनी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करके देखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमें अपना कस्टम हुक बनाना था यूज डी बाउंस, पर उसके लिए हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि डी बाउंस आखिर होता क्या है। तो डी बाउंस ये तब तक रन करता है, इट विल्स रन्स जब तक इनपुट आना बंद ना हो जाए। ठीक है, आफ्टर स्पेसिफिक टाइम। अब इसको हम कैसे समझते हैं, इसको हम प्रैक्टिकल थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे अपना गेट यूजर इनपुट डी बाउंस। यहाँ बात करेंगे सर्च जो एंड में हमारा चलेगा, उसके दे देंगे टाइम। अब मान लो गेट यूजर यूनिट में सबसे पहले क्या करता है, कोई इनपुट फील्ड है, यूजर सबसे पहले इस पर जे एंटर करता है, उसके बाद ए एंटर करता है, उसके बाद जे ए वी एंटर करता है, उसके बाद जावा लिखता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे कोई भी कॉल हो वो यहाँ पर ना चले। जब यूजर ये जावा लिख दे और वो 1 सेकेंड के बाद इनपुट देना बंद कर दे तब मेरा सर्च फंक्शन चले। उसके हिसाब से हम सर्च फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पास कर देंगे अपनी आर्गूमेंट, ये आर्गूमेंट आएगा हमारा कहीं और से, console.log args। ठीक है, यहाँ प्रिंट हो जाएगा। अब बनाएंगे अपना debounce फंक्शन। ठीक है, debounce debounce से पास करेंगे फंक्शन, फंक्शन में पास करने के अपना टाइम। टाइम होने के बाद हम क्या देंगे, क्योंकि हर एक कॉल के बाद debounce कॉल होगा, debounce में ये जे जाएगा यहाँ पर जे आएगा, और ये एक फंक्शन रिटर्न होगा कुछ ऐसा, फंक्शन आर्गूमेंट्स
ठीक है, यहाँ लगा देंगे सेट टाइम आउट। ठीक है, यहाँ लगा देंगे हम, ये हम करेंगे अपना स्पेसिफिक टाइम के बाद चलना चाहिए, लेकिन हर कॉल के साथ हमें अपना सेट टाइम आउट भी डिलीट करवाना पड़ेगा। आईडी हम करेंगे क्लियर टाइम आउट, टाइम आउट आईडी। उसके बाद हम ये अपना फंक्शन को कॉल करवा देंगे। ठीक है, अभी देखना चल गया, 1 सेकंड के बाद चला। अब देखो, अब इसको ऐसे समझो, ऊपर कोड को छोड़ो, पहले मैंने ये समझा गेट यूजर इनपुट। यूजर ने मान लो जे एंटर करा। ठीक है, यूजर ने जे एंटर करा, तो ये इनपुट फुल क्या करेगा, डी बाउंस जाएगा यहाँ पर। ये जे इनपुट जाएगा हमारे जे के अंदर, तो जे के अंदर जाएगा। जे के अंदर यहाँ पर सबसे पहले, या सबसे पहले एक सौ समझो, सबसे पहले हमारा क्या हो, डी बाउंस कॉल होगा, क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन कॉल है। डी बाउंस के अंदर हमारा क्या जाएगा, सर्च जाएगा, सर्च फंक्शन जाएगा, टाइम जाएगा। सर्च फंक्शन यहाँ पर आ चुका है, टाइम भी आ चुका है। फिर देखिएगा आईडी है, हटा दो, ये रिटर्न। अब ये वाला ये पूरा फंक्शन यहाँ से कॉपी करेगा, और ये इसको कुछ ऐसे रिटर्न करेगा, ऐसे रिटर्न करेगा, और ये कुछ ऐसे कॉल हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जावा स्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट, अगर यहाँ पर ये होने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा जे। ठीक है, अब जे होगा, जे आर्गुमेंट इस आर्गुमेंट में जाएगा, यहाँ चेक करेगा क्लियर टाइम आउट कोई आईडी है, आईडी है, तो यहाँ पर उसको कोई आईडी मिलेगी पहले वाले टास्क में, वो पहला इंटरवल क्लियर कर देगा और एक नया इंटरवल बना देगा। इंटरवल होने के बाद ये फंक्शन पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद फिर ये यहाँ पर इस वाले रस पे आ जाएगा, इस वाले पे फिर यहाँ पर जे एंटर होगा, फिर सिम पर जाएगा। ऊपर जाने के बाद उसको प्रीवियस वाली आईडी मिलेगी, फिर ये आईडी फिर की प्रीवियस वाला टास्क, यानी ये वाला टास्क फिर से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, सिम मैसेजेस रिपीट होगी, रिपीट होगी, रिपीट होगी, रिपीट होते होते अपना प्रीवियसली क्लियर टाइम आउट अपने प्रीवियसली सेट टाइम आउट में इंटरवल कर देगा। और जैसे ही ये इनपुट कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद एक टाइम इंटरवल चलेगा। टाइम इंटरवल चलने के बाद नीचे कुछ नहीं होगा प्रीवियसली डिलीट करने के लिए, तो 1 सेकंड के बाद ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, और कॉल होने के बाद हमें अपना लास्ट वाला आउटपुट मिल जाएगा ऐसे। ठीक है, तो यूज डीज बाउंस का यूज ही तभी होता है जब कोई अब इनपुट फील्ड में, लेट्स सपोर्ट यहाँ पर इनपुट फील्ड में अगर आप जे करोगे तो हमें सजेशन मिल रहा है, ए करोगे तो सजेशन मिलेगा, वी मिलोगे, ए मिलोगे, ऐसे करोगे तो सजेशन मिलेगा। आप जी बाउंस का यूज तब किया जाता है जब यूजर अनटिल देने के बाद रुक ना जाए, तब तक उसको डी बाउंस को स्टॉप मत करो। जैसे ही ए करने के बाद या फिर आपने इनपुट देने के लिए 1 सेकंड रुक गया, इनपुट देने के बाद आप 1 सेकंड रुक जाते हो, तब आपका डी बाउंस चल जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से थ्रोटल भी होता है, पर अभी हमारा काम है डी बाउंस का। अब हम बनाएंगे अपना कस्टम हुक रिएक्ट में, उसको देखेंगे। तो लेट्स मेक कस्टम हुक, एंड आई डोंट नीड टू राइट दिस टाइप ऑफ कोड, आई हैव रिमूव, फर्स्टली मैंने इसको रिमूव कर दिया, देन यहाँ पर मैंने लगा दिया टिव। हम इसको रन भी कर देते हैं, रन भी, सब मेरा स्टार्ट हो गया, और इसको करता हूँ मैं ओपन। ठीक है, कुछ नहीं है क्योंकि कुछ प्रिंट ही नहीं हो रहा। तो और आप ये भी देख सकते हो, यहाँ पर मैंने जो जावास्क्रिप्ट है मैंने आपको बताया, अभी मैंने एक तरफ ये भी ओपन कर रखा है ताकि हम इसे देखते रहें, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो हम क्या करें, इसको हटा देते हैं, इसको भी क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास केवल यही है, और इसको चाइल्ड कंपोनेंट को भी जरूरत नहीं, हटा दो। ठीक है, इंस्पेक्ट भी ओपन कर लेते हैं, जरूरत पड़ेगी हमें, करती है इसको। ठीक है, तो for making custom hook firstly you need to create a file with the name of use। आपको जब भी कस्टम हुक बनाना है तो उसका एक रूल है, रूल नहीं है, एक तरह से मान लो एक कन्वीनियंस के हिसाब से, फॉर कंपनी वाइज आपको फर्स्ट का जो फाइल का जो नेम है आपको यूज के हिसाब से यूज करना है। तो क्या हो गया यार, हमें करना है यूज डी बाउंड डॉट जेएस। ठीक है, डी बाउंस डॉट जेएस मैंने बना दिया। अब सिंपल सी हम जैसे अपना जेट का कोड लिख लेते हैं सेम वैसे ही लिख लेंगे, फंक्शन यूज डी बाउंस, और यहाँ पर हम लिखने के बाद हम यहाँ पर कर देंगे अपना इसको एक्सपोर्ट यूज डी बाउंस, डी बी यू यू एन सी, डी बाउंस हो गया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डी बाउंस, स्पेलिंग डिफॉल्ट डी बाउंस। ठीक है, ये लिख दिया। अब कस्टम हुक बनाने के लिए अब उसका पहला एक रूल ये होता है कि आपको कम से कम एक स्टेट का आपको यूज करना है उसके अंदर, एक स्टेट हुक का। तो मैं यूज करूंगा यूज स्टेट का फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा कॉन्स्ट गेट वैल्यू सेट वैल्यू, ये मैंने सेट वैल्यू गेट वैल्यू क्यों लिखा है ये भी आपको बताऊंगा। ठीक है, अब
अब एक चीज़ देखो, हमें बनाना है कस्टम हुक। तो इसको कुछ ऐसा समझो, कस्टम हुक बनाने के लिए सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट में हम देखते हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि यूज़र जे एंटर कर रहा है, यूज़र ए एंटर करेगा, यूज़र ये भी एंटर करेगा, यूज़र ये भी एंटर करेगा। तो हमें अपने इनपुट यानी अपने पेरेंट्स से हमें कस्टम हुक हमारा ये है यहाँ पर, ठीक है। कस्टम हुक कुछ ऐसा होगा यहाँ पर, कस्टम हुक मान लो ये है। हमें क्या करना है, हमें इनपुट लेना है और इनपुट सबसे पहले हमें यहाँ भेजना है, या फिर हाँ, हमें इनपुट अपना सबसे पहले इसके अंदर भेजना है, तभी हमारा ये फंक्शन कुछ ऐसे रिटर्न होगा। कुछ ऐसा समझो। तो इनपुट हमें लेना पड़ेगा। इनपुट हम कैसे लेंगे, हम यहाँ ले लेते हैं, चलो इनपुट, इनपुट ले लिया। इनपुट लिया, कैसे लेंगे, ले लिया, यहाँ लगा दिया ऑन चेंज, CHNG ऑन चेंज, ये ले लिया ई, ये ले लिया सेट इनपुट ए डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, ये कर दिया। अब देंगे अपना, हम लेंगे यूज स्टेट डॉट गेट इनपुट सेट इनपुट, ले लिया हमने यूज स्टेट, ठीक है। और यहाँ पर हमारा इनपुट चला गया। अब इस इनपुट को हमें यहाँ भेजना है, तो सिंपल इसको इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट कर लिया यूज ई पाउस, ठीक है, ई पाउस फ्रॉम 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 ई डी पाउस, ठीक है। ये हो गया हमारा इनपुट। अब हमें चाहिए यहाँ पर कोई फंक्शन, मतलब हम डायरेक्ट यूज बी बाउंस पे हम, ये है एक हमारा कस्टम हुक, ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, अब हम कर देंगे इसे कॉल। सपोज करो कुछ ऐसे कॉल कर दिया हमने, और यहाँ कर देंगे अब हमारा गेट इनपुट, ठीक है। तो अब ये यहाँ से इनपुट हमारा कस्टम हुक में जा रहा है, ठीक है। अब लॉजिक हम यहाँ लिखेंगे कि हमें इसे 1 सेकंड के बाद कॉल करवाना है, 2 सेकंड के बाद क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो ये आ गई वैल्यू, ठीक है। अब वैल्यू होने के बाद हमें कुछ ऐसा करना है कि जितनी बार वैल्यू आती रहे उतनी बार टाइम आउट रन होता रहे। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यूज स्टेट का बिहेवियर है, वो टूट जाएगा, कस्ट बार बार रन हो जाएगा यूज स्टेट, ऐसा नहीं कर सकते। तो हम करेंगे उसको, फिर हम लिखेंगे ऐसे जैसे हम नॉर्मल लिखते थे, और यहाँ पर हम दे देंगे टाइम, हमें कितने सेकंड के बाद टाइम, नोट टाइम। पहले तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट क्या करेंगे हम, यूज इफेक्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यूज इफेक्ट में हम अपना कुछ कोड लिखेंगे, और ये तभी रन होना चाहिए जब हमारा इनपुट चेंज हो, ठीक है, इनपुट चेंज हो, ठीक है, इनपुट चेंज, सॉरी, वैल्यू वैल्यू चेंज हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इनपुट दे दूंगा ना, तो ये बताऊंगा मैं क्या होगा इनपुट दूंगा, तो हम लेंगे करें वैल्यू जब चेंज हो। तो वैल्यू जब चेंज होगी हमारा यूज इफेक्ट चलेगा। पहले क्या होगा, हमारा जे एंटर होगा, तो जे हमारा कुछ ऐसे जा रहा है, जे यहाँ पर जा रहा है, जे यहाँ पर आ गया, जे आ गया, जे के बाद ये चला। अब हमें कुछ यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा जिससे कि हमारी ये प्रीवियस जो ये वाला कोड है, प्रीवियस कोड रिमूव हो जाए जब तक कि हमारा लास्ट कोड हमें ना मिले। तो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर सेट टाइम तो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एक काम करते हैं, सेम चीज़ कर देते हैं, सेट टाइम आउट, और यहाँ पर हम दे देंगे 1 सेकंड के बाद ये चलेगा, ठीक है, 1 सेकंड के बाद ये चलेगा। तब तक चलने के बाद हम क्या करेंगे, अपना सेट वैल्यू में अपनी हम डाल देंगे वैल्यू, ये डाल देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना करेगा, जब जब यूज़र की इनपुट आएगा, कुछ जे आएगा, जे वे आएगा, जे आएगा, जे ए, जे वी, जेवा, तब तक ये सेट अमाउंट क्रिएट होगा अपने वेब एपीआई में, ब्राउजर में क्रिएट होगा। हमें प्रीवियस को डिलीट भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें रिटर्न लगा देंगे दिया टाइम आउट, और यहाँ पर हम इसकी एक आईडी ले लेंगे ताकि हमें पिछली कॉल की एक आईडी मिल जाए, और यहाँ हम पास कर देंगे आईडी, ठीक है। ये आईडी पास कर दी हमने। अब इसके बाद 1 सेकंड के बाद हमें अपनी पूरी वैल्यू मिल जाएगी, और वैल्यू में रिटर्न भी करानी पड़ेगी। तो रिटर्न करवाने के बाद हम अपने फंक्शन को कर देंगे ऐसे रिटर्न, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे कुछ यहाँ पर ऐसा वैल्यू, ठीक है। अब देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है, कंसोल डॉट सर्च वैल्यू। तो देखते हैं, पहले मैंने जे एंटर करा, use effect received a final argument during this render but not during the previous render, even though the final argument is optional,
इट्स टाइप कैन नॉट चेंज बिटवीन द रेंडर। यूज इफेक्ट रिसीव्ड ए फाइनल आर्गुमेंट, ठीक है। यूज रिसीव्ड ए फाइनल आर्गुमेंट ड्यूरिंग दिस रेंडर बट नॉट ड्यूरिंग द प्रीवियस रेंडर। ओके, तो इसको कुछ ऐसे नहीं कर सकते हम ये करेंगे, ये मैं डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न कर दिया, हमें गेट वैल्यू रिटर्न करनी है। तो लिखेंगे जे, अगेन ये एरर, ए प्रीवियस डॉट जो नोटिफाइड, ये एरर क्यों आना चाहिए मेरे हिसाब से? तो सेट वैल्यू में दिया हमने, यूज स्टेट को पास करा, यूज स्टेट डॉट वैल्यू यहाँ भी आएगी, अगेन एरर। तो उस पीरियड टाइम आउट में ना मेरे को आई गेस, मुझे यह लग रहा है यहाँ पर हमें ऐसे पास नहीं करना है, हमें ऐसे ऐसे पास करना है इसे। अब सेम एरर, दोबारा पढ़ते हैं, देखो कोई नहीं। यूज इफेक्ट रिसीव्ड ए फाइनल आर्गुमेंट, ठीक है, ड्यूरिंग दिस रेंडर बट नॉट ड्यूरिंग द प्रीवियस रेंडर। प्रीवियस रेंडरिंग ना डिलीट नहीं हो रहा है, एक सेकेंड, डिलीट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पर मैंने यूज इफेक्ट कॉल होगा, गेट वैल्यू जब चेंज होगी तो हमारा ये कॉल चलेगा, ठीक है। वैल्यू चेंज होगी, वैल्यू चेंज होने के बाद सेट टाइम आउट क्रिएट होगा, एक सेकंड के बाद वापस जाएगा, रिटर्न हो जाएगा प्रीवियस, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा कॉल होगा, आई डी इसमें जाएगी, आई गेस ना यहाँ पर आएगा, नहीं रेंडर होने के बाद तो फिर ये अपडेट हो जाएगा। तो लेट आई डी, एक सेकेंड हटा दे। गाइस मेरा कोड बिल्कुल सही था, बट मैंने एक चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। आपने भी नोटिस कर लिया होगा शायद कि यूज इफेक्ट में हमेशा हम एरे के अंदर अपनी कंडीशन या वैल्यू लिखते हैं, मैंने ऐसे लिखा ही नहीं था, तो इस चक्कर में वो प्रीवियस एंडिंग देख रहा था। तो अब मैं इसका आउटपुट दिखाऊँ आपको, JAVA, तो देखो नहीं चला, जा, ठीक है। तो अब मैं इसको भी मैं ये हटा देता हूँ, एक काम करता हूँ, आप देखे तो ये हर एंड पे चल रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या प्रिंट होगा, JAVA। तो जावा देखो अब चल रहा है, मतलब इसने जावा पे नहीं करा काम, ए पे नहीं करा, वे पे नहीं करा, ए करा, जावा होने के बाद एक सेकंड पे रोका, तब हमारा जावा प्रिंट होकर दिखाया। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो यहाँ पर, ये सर्च ना इसको हर बार इनपुट ले रहा है, इसको मैं हटा ही देता हूँ। और खाली अगर मैं वैल्यू प्रिंट कराऊँ तो अब देखना, अब प्रिंट हुआ जावा, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर आप ये सर्च कर सकते हो, व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट। अब देखो, इतना लिखने के बाद ये एक सेकंड रुका तभी प्रिंट हुआ, ठीक है। तो आई हो आपको समझ में आ गया होगा, और आपको कस्टम कैसे लाना है ये भी समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं कुछ ऐसा इसमें करना चाहूँ, मेरे दिमाग में चीज़ आ रही है, देखता हूँ, चल गया तो ठीक, चल गया तो बता दूंगा, नहीं चला तो इसी काम कर ली, ठीक है। वैल्यू, सोलर वैल्यू, हाँ अब बैठ गए, ठीक है। मैं यही सोच रहा था कि मैं इसको यहाँ खुले में क्यों लिखूँ, अगर मैं ऐसे डायरेक्ट मैं इसको अगर ऐसे लिख दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, आप जो भी इनपुट दे रहे हो आपका सेट इनपुट जो है आपका चल रहा है, और ये रेंडर तो होगा ही होगा। तो मैंने इसको रिमूव कर दिया, अब मैंने इसको दे दिया यूज इफेक्ट पे कि जब भी आपका, तभी चलो जब आपका इनपुट आ जाए सक्सेसफुली, तो अब तभी चलेगा, चला ना। अब इसके अंदर आप एपीआई लिखो, कुछ भी लिखो, कुछ भी करो, चलेगा। अब एक सवाल, यहाँ पर मैंने ये क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर आप वैल्यू को यहाँ पास करते हो, ठीक है, वैल्यू अपनी पास कर दी, ये अपडेट हुआ, गेट वैल्यू अपडेट होगी, यहाँ पर आएगा, ये चलेगा। ये चलने के बाद एंड में क्या होगा, जब इसकी कंडीशन ये आएगी, ये वैल्यू फिर अपडेट होगी, फिर अपडेट होने के बाद ये फिर अपडेट होगा, और ये फिर अपडेट चलेगा, मतलब एंड में यूज इफेक्ट अननेसेसरी 2 बार चलेगा। हालांकि कोई खास इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अननेसेसरी ये चलेगा चलेगा। तो इसलिए आपको गेट वैल्यू यहाँ पर हमेशा पास करनी है, हमेशा जो आपको पेरेंट से मिल रही है वही पास करना है, क्योंकि वैल्यू में चेंज हो या ना हो यूज इफेक्ट नहीं चलेगा, क्योंकि प्रोप्स रीड ओनली होते हैं, वो चेंज नहीं होते।
ये केवल जब तक आप लास्ट कॉल आ रही है, लास्ट कॉल रुक नहीं जाती, तब तक ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कस्टम हुक पढ़ा दिया मैंने, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बना दिया मैंने, जावास्क्रिप्ट है इसका, इसको बना दिया। डी बाउंस में समझ में अच्छा, आपको एक चीज़ और, यहाँ पर आईडी है, यहाँ आईडी हमें एक्सेस मिल रही है, ये क्लोजर भी है, इसे हम क्लोजर ही बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि आप आईडी एक्सेस कर पा रहे हो, और इसे हम लेक्सिकल इन्वायरमेंट बोलते हैं, इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, स्पेलिंग गलत है, ध्यान मत देना। और ये सेट टाइम आउट हमारा हमेशा माइक्रो टास्क क्यू में भी जाता है। ठीक है, हो गया। और कुछ इसमें बताने वाले लायक, और कुछ इसमें बताने वाला लायक मेरे ख्याल से है नहीं। हाँ, और ये डी बाउंस है, इसको हम इस फंक्शन को हम ऑल्सो बोलते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन, हाई ऑर्डर फंक्शन ही बोलते हैं। वो फंक्शन जो फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट लेते हैं, ठीक है, और एक कॉल बैक रिटर्न करते हैं, उसको हम हाई ऑर्डर फंक्शन भी बोलते हैं। और कुछ है, हाँ, और एक ये भी देखो, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास फंक्शन। सिंपल फंक्शन की तरह वर्क करते हैं, या किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, वो फर्स्ट क्लास फंक्शन होते हैं। और कुछ, खैर और कुछ इसमें बताने लायक है नहीं, जो मैंने चीज़ था बता दिया, हुक बना दिया, कुछ आपको बता दिया, कस्टम हुक भी बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना करंट का टॉपिक। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लो, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया कि मैं प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ, जैसे कि सीनियर डेवलपर यूज इफेक्ट को अवॉइड क्यों करते हैं, पूरा ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन भी किया था। और मैंने उसके अंदर सेकंड वाली लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि डी बाउंस और कस्टम डी बाउंस या कस्टम हुक कह लो, वो कैसे बना सकते हैं, वो भी मैंने बताया था। तो अब हम इस टॉपिक में करेंगे अपना मेन काम, जो कि हमारा लास्ट है। टॉपिक यही था हमारा कि अगर आप ई कॉमर्स की साइट पे जनरली क्या होता है, एक इनपुट फील्ड होता है, आप एन लिखते हो तो कुछ डाटा हमें मिलता है, डाटा कार्ट में शो हो जाता है, अपडेट हो जाता है। या ई लिखते हो फिर डाटा अपडेट होता है, फिर एन लिखते हो फिर डाटा अपडेट हो जाता है। मतलब हमने 3 कैरेक्टर के लिए 3 बार डाटाबेस को डिस्टर्ब करा। अब इसको ठीक करने के लिए हम डीबाउंस का यूज कर सकते हैं। वो क्या करता है, जब तक इनपुट स्टॉप ना हो जाए, तब तक 1 सेकंड के बाद या स्पेसिफिक टाइम के बाद आपकी क्वेरी रन होगी। मतलब अगर यूजर एम ई एन कर रहा है तो ये 3 बार ना चल करके 1 बार चलेगा। चलो वो तो ठीक है। अब इसमें भी प्रॉब्लम आ गई थी कि अगर यूजर मैन एंटर कर रहा है, वुमेन एंटर कर रहा है, चाइल्ड एंटर कर रहा है, लेकिन फिर से मैन एंटर कर रहा है, तो फिर से दोबारा डाटाबेस को डिस्टर्ब किया जाएगा, जबकि वो पहले सर्च कर सकता है। क्योंकि ई कॉम की साइट में भाई कुछ भी हो सकता है, पहले यूजर मैन कर देगा, फिर चाइल्ड कर देगा, उसका मन चेंज हो गया, फिर से वो मैन कर देगा, वगैरह वगैरह। तो बार बार हमें डाटाबेस को डिस्टर्ब क्यों करना है, या बार बार अगर हम डाटाबेस को डिस्टर्ब कर रहे हैं उसके बाद डाटा आएगा, यूज इफेक्ट फिर से रन होगा, तो ये हमें ऐसा क्यों करना है। हमें कुछ ऐसा सोचना था जिससे कि यूज इफेक्ट को डिस्टर्ब डिस्टर्ब ना करना पड़े और हमें प्रीवियस डाटा रिटर्न हो जाए। तो उसके लिए हम एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है npmi@10 स्टैक रिएक्ट, ऐसा कुछ नाम था, मैंने लिख के रखा था। ये नाम मैं भूल जाता हूँ क्योंकि अजीब सा नाम है, 10 स्टैक रिएक्ट क्वेरी। ये आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये कॉपी, ये मैं कॉपी करके, ठीक है, कॉपी कर दिया। हम पूरे यूज इफेक्ट को ऑप्टिमाइज करेंगे ताकि उसको बार बार जरूरत ना पड़े। तो ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल करने के बाद मैं यहाँ पर, ये मेरा प्रीवियस कोड है, नहीं समझ में आया तो देख लेना, कस्टम होके समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर मैं अभी इसके लिए ना मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ वर्ड मैप। ठीक है, ये हमारा रन हो चुका है, डाउनलोड हो गया, npm रन पे मैं इसको रन कर देता हूँ। सर्वर मेरा स्टार्ट हो जाएगा, इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, ये कर दिया मैंने अपना माई राउट और माई वेबसाइट आर रन्स, हाँ हो गया। ठीक है, इंस्पेक्ट भी क्लिक कर देता हूँ, कंसोल भी ओपन है, ऑल आर वर्किंग परफेक्ट। ठीक है, अब मैंने लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है अपने मेन डिजिक्स में, जहाँ पर ये आपका मेन राउट लिखा होगा, यहाँ पर आपको इंपोर्ट कर लेना है। एंड व्हाट यू विल इंपोर्ट, क्वेरी क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर। ठीक है, फ्रॉम द @10 से क्रिएट क्वेरी। ठीक है, आपको फर्स्टली ये डाउनलोड इंपोर्ट करना है, देन आपको ये करना है, यूज सिड रैप इन द स्ट्रिक मोड। ठीक है, आपको ये चीज लिखनी है। इसके बाद आपको लिखना है इंपोर्ट
क्वेरी क्लाइंट फ्रॉम, हाँ ये लिखना है। फिर यहाँ पर आपको लिखना है CLINT क्लाइंट, क्लाइंट क्लाइंट क्लाइंट, यहाँ पर लिखना है न्यू क्वेरी क्लाइंट। ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो कोई एरर तो नहीं है। लेट्स सी इफ आई रीलोड द पेज देन आई डिडंट गेट द एनी एरर। ठीक है, एरर हो गया। तो अब ये इतना करने के बाद आप 10 स्टैक लाइब्रेरी का परफेक्टली यूज कर पाओगे, डाटा हर जगह भेज पाओगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने डी बाउंस में। डी बाउंस का फ्लो क्या था, यहाँ पर अगर मैं जे करता हूँ नहीं दिखेगा, ए वी करूँगा नहीं दिखेगा। इनपुट स्टॉप होने के बाद मेरा डाटा प्रिंट होना चाहिए था, नहीं हुआ। क्योंकि नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई प्रिंट ही नहीं कराया, मैंने इसको रिमूव ही कर दिया है। यूज यूज इफेक्ट, ठीक है, ये हो गया। जैसे ही वैल्यू कोई आ जाए और मुझे वैल्यू दे दो कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, तो अब JAVA अब आया, अब आ गया। ठीक है, ये सक्सेसफुल चल रहा है। तो हमारा इनपुट हो गया, हमने डी बाउंस की वजह से हमने एक अपना कोड तो ऑप्टिमाइज कर लिया। अब करते हैं अपने इसको इम्प्लीमेंट। तो अब कर देते हैं इसे यहाँ से कॉपी, कॉपी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर कर देंगे। अब ठीक है मेरे ख्याल से ये, तो यूज इफेक्ट की जरूरत अब यहाँ पर हमें नहीं पड़ेगी। तो अभी देखते हैं कुछ दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको यहाँ से हटा दूँ पहले तो, ठीक है। तो ये रन हो रहा है, क्वेरी डाटा कैन नॉट बी अनडिफाइंड, प्लीज मेक श्योर टू रिटर्न ए वैल्यू अदर देन अनडिफाइंड। अच्छा, हमें यहाँ पर रिटर्न भी करना है, हमने रिटर्न नहीं करवाया। तो यहाँ लगा देंगे रिटर्न, देन ये लगाया कंसोल डॉट लॉग, ये लगाया हमने रिटर्न, नहीं ये यहाँ पर जेसन, देन हाँ। अब ये क्या हो रहा है, अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है, क्यों भाई। अच्छा, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देंगे। ठीक है, देन फिर से इनिशियल रेटिंग पे भी रन हो रहा है। अब एक चीज़ देखो, जब हम लोड कर रहे हैं ना तो ये ऑटोमेटिकली रन हो रहा है। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जब ये इनपुट एम्प्टी हो तो ये रन ही ना हो। तो इसके लिए आप यहाँ पर एक चेक लगा सकते हो। चेक क्या होगा, कोमा अनेबल्ड। अनेबल ये है कि हमारा जो वैल्यू है वो वैल्यू, अगर वैल्यू ना हो तो रन ना हो। ठीक है, तो अब देखते हैं, अगेन हो रहा है, क्यों भाई। वैल्यू अगर इनपुट है, इनपुट होता है फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, देखो जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर आ गया यहाँ पर। क्या होगा देखो, सोल डॉट लॉग, अगर ये ऐसी है और वैल्यू एम्प्टी है तो इन्वर्ट होके ये आंसर आ जाएगा हमारा ट्रू, करेक्ट। और ट्रू में एनेबल ट्रू हो रहा है तो ये रन हो रही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर डबल लगा देंगे। ठीक है, तो पहले ट्रू हो जाएगा बाद में फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो डबल लगा देंगे। अब अब रन नहीं हो रहा। ठीक है, अब ये होने के बाद अब हमें करना है यहाँ पर क्या, हमें लगाना है स्टे स्टे स्टील टाइम। टाइम लगा देंगे हम यहाँ पर, मान लो अपना 10 सेकंड लगा देंगे। अब देखना क्या होगा, रेंडर। ठीक है, पहले रेंडर पे नहीं रेंडर हुआ। अगर मैं करता हूँ MEN मैन तो रेंडर हुआ। इसके बाद मैं इसको रिप्लेस करता हूँ तो नहीं चला, अब करा फिर मैन, तो अब देखो दोबारा प्रिंट नहीं हुआ ना। इसका मतलब क्या, अगर इसको सेम इनपुट मिलेगा तो मुझे ओरिजिनल डाटा से काम चल जाएगा मेरा। ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना मैं इसे करता हूँ की मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि हमें चाहिए हर बार डिफरेंट की। डॉलर वैल्यू, अब हमारी की भी चेंज होगी। ठीक है, और वैल्यू की भी चेंज होगी। जैसे ही हमारे इनपुट अगर चेंज होता है तो हमारी हर बार हर डाटा के हिसाब से हर एक न्यू की जनरेट होगी। ठीक है, और फिर हमें वो डाटा मिल जाएगा। ठीक है, तो अब एक चीज़ और देखना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, ये लगा देते हैं इफ डाटा कंसोल डॉट लॉग डाटा, ये देखते हैं। पहले मैंने एंटर करा मैन, तो डाटा देखो हमें मिला, डाटा दो बार क्यों प्रिंट हुआ, पहले लाइन नंबर 14, लाइन नंबर 28, लाइन नंबर 14, लाइन नंबर 14 ये प्रिंट मिला। ठीक, क्योंकि हमारी पहली बार में हमारी जो रीलोड, हमारी जो की नहीं थी, मतलब अगर रीलोड करोगे तो सारी की रिमूव हो जाएगी। फिर से एंटर करोगे, दो बार प्रिंट होगा, पहला 14 दूसरा 18, की चली प्रिंट हो गया, पहली बार की चली तो ये वाला प्रिंट हुआ, फिर डाटा में मिल गया। तो अब मैं इसको करता हूँ रिमूव,
ठीक है, रिमूव करने के बाद इनपुट चेंज हुआ इसलिए ऐसा हुआ। दोबारा करता हूँ मैन, अब देखना। तो अब हमारा चला 14, अब हमारा 14 चला 14, फिर 28 नहीं प्रिंट हुआ। इसको रीलोड करते हैं, ये बार बार हो रहा है। अब देखते हैं मैन, डाटा चला 2 बार, ठीक है कन्फर्म है। रिमूव करते हैं, ठीक है, एक बार चला इनपुट चेंज हुआ मैन। अब देखो दोबारा सिर्फ खाली 28 नंबर चला, मतलब दोबारा एपीआई कॉल नहीं हुई, मतलब सेम सेम पे इसने हमें प्रीवियस से वैल्यू ले लिया। अब यहाँ पर अपने स्टेट को अपडेट कर लो, कुछ भी अपडेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं काम करता हूँ। अगर आप ये भी देखना है कि अगर मान लो आपने यूज एक्सपेक्ट में क्या करते, यूज एक्सपेक्ट के अंदर आप कुछ ऐसा लिखते, ऐसा। यहाँ पर आप क्या करते, वैल्यू अगर आपकी पहले बार मनी मैन होती तो फिर आपका फैच एपीआई कॉल होता, फिर अगर आपका चाइल्ड होता फिर वैल्यू चेंज होने पर फिर ये कॉल होता, फिर अगर मान लो आपका फिर से मैन होता, फिर से ये चलता, चलता नहीं चलता। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमने ये वाला यूज़ कर लिया। अब क्या हो रहा है कि हमारी वैल्यू ओनली कैचे में ही आ रही है ना, कैचे से ही हमारी वैल्यू आ रही है। तो अगर मैं इसको आपको दोबारा दिखाऊं, मैन चला, आ गया, हटा दिया, ठीक है। अब दोबारा देखो एपीआई कॉल नहीं हुई लाइन नंबर 14 पे, फिर से मैन करा, देखो दोबारा इस बार 14 लाइन कॉल नहीं हुई, सिर्फ हमारी लाइन नंबर 35 कॉल हुई। इसका मतलब 14 कॉल नहीं हुई एपीआई के अंदर जो थी, सिंपल 35 कॉल हुई। इसका मतलब क्या है, हमारे कैचे से वैल्यू आ रही है। ठीक है, एपीआई बार दोबारा कॉल नहीं हो रही। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आओगे। आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये तभी आपको यूज़ करना है, तभी का मतलब क्या है, तभी आपको ये यूज़ करना है जब आपका इनपुट आपके होम पेज पर हो। अगर आपका होम पेज अगर यहाँ पर हो, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ये जो यूज़ क्वेरी है, अगर आप टैब स्विच करते हो तो आपकी कैचे रिमूव हो जाती है, अगर आप रिलोड करते हो तो कैचे रिमूव हो जाती है, अगर ये बार बार फोकस में आ रहा है तो भी ऐसे चेंज हो जाता है। ठीक है, इसलिए आपको ये होम पेज में यूज़ करते हैं, होम पेज में यूज़ करना है, क्योंकि इनपुट फील्ड ज़्यादातर ई कॉमर्स की साइट पे होम पेज पे ही होता है, वो ऑप्टिमाइजेशन के पर्पज़ से। तो फिलहाल के तौर पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेवलपर यूज इफेक्ट को कई बार मना क्यों करते हैं, यही इनका रीज़न है, क्योंकि उनके पास एक बेटर ऑप्शन होता है कैचर से वैल्यू लेने का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो ऐसी वीडियो जानने के लिए, और सब्सक्राइब भी कर दो।